बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में चैप्टर 5 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। थोड़ी देर वीडियो के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह अभी बैठे बैठे न्यूमेरिकल्स आपको तैयार हो जाएंगे। और जिस तरह से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसी तरीके से आप सॉल्व करके आएंगे पेपर में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। न्यूमेरिकल 5.1 की स्टेटमेंट बेटे जरा गौर से समझिएगा। कहता है स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। यानी कि स्टील की वायर है जिसकी लेंथ उसने दे दी है 2 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बता दिया है। ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। उसके ऊपर 400 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके उसको जरा खींचा गया, स्ट्रेच किया गया, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गई है, मतलब उसकी लेंथ में चेंज आ गया है। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील, और स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है, टेबल में ये सारी वैल्यूज दी गई हैं, आपको ज़बानी भी याद होनी चाहिए। और यहाँ पे उसने बता दी है कि स्टील का जो यंग मॉडुलस दिया गया वो इतना है। कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द वायर। वायर में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है, मतलब लेंथ में जो चेंज आया है, वो एक्सटेंशन आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान है। अब आपने देखें, सबसे पहले बाय गिवन डाटा मेंशन करना है। जो चीज़ें दी गई हैं वो लाजमी लिखिएगा बेटा, गिवन डाटा का 1 नंबर होता है। और इसी तरह से लिखिएगा जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखें, बाय गिवन डाटा लेंथ हमें दी गई है L 2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, और फोर्स F हमें दी गई है 400 न्यूटन। तो ये डायरेक्ट नहीं लिखना LAF, ये चीज़ें साथ में मेंशन कीजिएगा। और यंग मॉडुलस भी उसने हमें बता दी है 2 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टू फाइंड, हमने क्या चीज़ बेटे फाइंड करनी है? एक्सटेंशन, मतलब चेंज इन लेंथ। लेंथ में कितना चेंज आया है वो आपने बताना है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, यंग मॉडुलस आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, उसका फार्मूला क्या था? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब ये L ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा और ये वाला A जो है ये नीचे आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन गया। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्या चाहिए? चेंज इन लेंथ, मतलब ये डेल्टा L आपने फाइंड आउट करना है, इसी को हम एक्सटेंशन कह रहे हैं। तो ये डेल्टा L इस साइड पे आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये यंग मॉडुलस जो है ना वो इधर आ जाएगा। तो बेटा ये फार्मूला बन गया, डेल्टा L इज इक्वल टू F/A मल्टीप्लाई L ओवर Y। ये Y है, याद रखिएगा, यंग मॉडुलस। अब इसमें पुटिंग कर दें, F2 है, L हमारे पास 400 है, और उसके बाद L हमारे पास, सॉरी ये देखें ना, L2 है, फोर्स जो है ना वो 400 है, मैंने आगे पीछे लिख दिया। फोर्स आपके पास 400 है और L क्या है 2। एरिया आपके पास ये दिया हुआ है, यंग मॉडुलस ये दिया हुआ है। वैल्यूज पुट करें कैलकुलेटर पे, आपके पास बेटे आंसर आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब आप यहाँ पे देखें 10⁻³ का मतलब क्या है? मिली। या फिर आप इसको खत्म बेशक कर दें तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.002 मीटर आ जाएगा। ये आपके पास एक्सटेंशन आ गई मीटर में, ये आंसर है। उसके बाद 5.2 वाला इससे भी ज़्यादा आसान है। देखें 1 मिनट में हो जाएगा, बस सिर्फ आपने स्टेटमेंट को समझना है। अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट उसने बता दिया है के देखें ना, F इज इक्वल टू KX होता है ना, तो यहाँ से K निकालें तो F/X। ठीक है, तो देखें F का न्यूटन, X का मीटर, न्यूटन पर मीटर, ये आपको K दिया गया। इज स्ट्रेच्ड बाय 0.5 मीटर, यानी कि ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है 0.5 मीटर। फाइंड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको बता चुके हैं, 12kx², वो अप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। पहले गिवन डाटा मेंशन कर देंगे इस तरह से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है 12kx²। तो k की वैल्यू उसने बता दी है, x की भी बता दी है। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें, आपके पास 25 जूल आता है। ठीक है, तो एनर्जी है ना, तो उसका यूनिट क्या होगा? जूल। ये आपके पास बेटे आंसर है इसका। 5.3 वाला न्यूमेरिकल देखें बेटे, इंपॉर्टेंट है। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, एक कॉपर वायर जिसकी लेंथ उसने बता दी 3 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज दिस, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। पीछे देखें स्टील वायर थी, अब आपके पास कॉपर वायर, उसकी लेंथ भी बता दी, एरिया भी आ गया, फोर्स भी आ गई। कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड आउट करनी है जो कि वायर में प्रोड्यूस हुई है। बाय गिवन डाटा सबसे पहले मेंशन कर लें जी, लेंथ हमें दी गई है, एरिया दिया गया, फोर्स दी गई है। अब यंग मॉडुलस ना आपको कॉपर का पता होना चाहिए। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अगर आपको यंग मॉडुलस ना भी दिया जाए फिर भी आपको पता होना चाहिए कि स्टील का कितना है, कॉपर का कितना है, तो टेबल आप याद करें। तो बस यहाँ पे फिर यूज होगा, कॉपर वायर की बात कर रहा है तो उसका यंग मॉडुलस होता है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये याद कर लें। ठीक है,
अब बेटा आपने फाइंड आउट क्या करना है जी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्ट्रेस का सिंपल फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हमें दी गई है, एरिया भी दिया गया है। कैलकुलेटर पे पुटिंग करें, आपके पास यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लें, मैं कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है ना, एक दफा आपने जरूर प्रैक्टिस करनी, सिर्फ देखना नहीं है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता हो कि जो मैं कैलकुलेटर पे आंसर निकाली बैठा हूं ये बिल्कुल ठीक है। ये ना हो कि वहां पे बच्चे ना, बहुत से बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि अपना कैलकुलेटर पे आंसर निकाल के ना साथ वाले से पूछते हैं यार तेरा भी यही आंसर आया है कि नहीं आया। वो कहते हैं नहीं मेरा तो ये नहीं है, वो अपना गलत करके उस वाला वो जो बताता है वही लिख के आ जाते हैं, हालांकि वो गलत होता है। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूं ये बिल्कुल ठीक है, सही है ना। तो आपने एक दफा कैलकुलेटर पे जरूर ये आंसर देख लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। अब हम जानते हैं बेटे स्ट्रेस आ गई, हम यंग मॉडुलस का फार्मूला जानते हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। तो यहां से स्ट्रेन निकालें, स्ट्रेन इधर आ जाएगा और यंग मॉडुलस इधर आ जाएगा, जगह चेंज कर दें। देखें ना, स्ट्रेन डिवाइड हो रही, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर यहां से यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखें जगह चेंज कर दें इसकी, स्ट्रेन इधर आ गया, यंग मॉडुलस इधर आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दें स्ट्रेस की, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यंग मॉडुलस हमें पता है 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻11 होता है कॉपर के लिए, तो फिर इसको डिवाइड करें, आंसर ये आ जाता है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.00455। अब स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता, क्योंकि इसका देखें ना फार्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। बस इस तरह से आप वैल्यू लिख देगा, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है जी 5.4 वाला न्यूमेरिकल, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसके दो मेथड हैं, दोनों आपको बताऊंगा, एक बहुत ही आसान मेथड है और एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। तो जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है पहले उसी से इसको सॉल्व करेंगे और वही मेथड आप यूज करेंगे। ठीक है, ताकि जो चीजें गिवन है उसके मुताबिक आप फार्मूला लगाएं और आपको पूरे नंबर मिले। अब ब्लॉक ऑफ वुड, एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका मैस उसने बता दिया 10 kg, ठीक, एंड डेंसिटी, डेंसिटी भी उसने ये बता दिया 600 kg पर मीटर क्यूब, इज फ्लोटिंग इन वाटर, वो फ्लोट कर रहा है वाटर में। कैलकुलेट द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, यानी कि जो फ्लोटेबल फोर्स है ना जो एक्ट कर रही है उस ब्लॉक पे, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टेटमेंट तो बहुत ही सिंपल है, और वाटर की डेंसिटी भी उसने बता दी, ना भी बताए तब भी आपको ये याद रखनी है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। क्लियर। अब गिवन डाटा पहले मेंशन कर लेते हैं। मैस ऑफ वुड हमें दे दिया गया 10 kg, डेंसिटी ऑफ वुड हमें बता दी है उसने, वाटर की डेंसिटी हम जानते हैं, ठीक है, वैसे भी उसने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और जी यहाँ पे यूज होगा तो जी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नहीं भी यहाँ पे ये जी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर जी आपको कैसे पता कि फार्मूले में जी यूज होगा। भाई स्टेटमेंट को देखने से आपको पता चल जाना चाहिए ना कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो इस लिहाज से फिर आपने गिवन डाटा मेंशन कर लेना है। नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, जी हम जानते हैं। टू फाइंड, हमने बियॉन्ड फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए ना बेटे जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो होगा वही रो जी वी, जो आप पढ़ चुके हैं। देखे ना, बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू, यानी कि फ्लोटेबल फोर्स है ना, तो वो आपके पास क्या थी, रो जी वी। लेकिन इसमें ना याद रखिएगा जो हम ये वी यूज कर रहे हैं वॉल्यूम, ये होगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि वो जो ब्लॉक जिस पानी की सरफेस तक डूबा हुआ है ना, वो वॉल्यूम हमने निकालना है। तो उसकी तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हम ये वाली चीज निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। बस ये इसमें थोड़ा सा नया तरीका है इस मेथड में, वो जरा समझ लें, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ना ये फार्मूला आप यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इनटू डेंसिटी ऑफ द वुड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमें यहां से ना ये दो वैल्यूज तो हमारे पास हैं, वुड की डेंसिटी भी और वाटर की डेंसिटी भी, लेकिन हमारे पास ब्लॉक का वॉल्यूम नहीं है। तो हम वॉल्यूम को पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ब्लॉक का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, मैस ओवर डेंसिटी। बेटे डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से v इधर आ जाएगा, डेंसिटी इधर आ जाएगी, तो ये देखिए मैस ओवर डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो मैस हमें दिया गया 10, डेंसिटी हमें दी गई 600, ये आंसर आ गया आपके पास, वॉल्यूम आ गया ब्लॉक का। अब आप देखें कि ब्लॉक क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, लिहाजा इसीलिए जो हम वॉल्यूम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा, जितना हिस्सा उसका पानी के अंदर डूब चुका है। वैसे तो वो पानी की सिर्फ पे तैर रहा है ना, लेकिन थोड़ा वो डूब भी तो चुका है ना नीचे से सारा हिस्सा। और ये भी हो सकता है कि सारा नीचे डेप्थ में जाके ना डूबे, ऊपर ऊपर वाली सरफेस में वो थोड़ा सा नीचे जाके डूब भी जाए और तैर भी रहा हो। ठीक है, तो इस लिहाज से वो जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ना डूबा हुआ, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखें ब्लॉक का वॉल्यूम आ चुका है ये, और वुड की डेंसिटी भी है 600 और वाटर की डेंसिटी 1000, इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम आ जाएगा। इसको बेटा जरा नोट कर लें, 0.01 मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। अब हम यहाँ पे बस पुटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला लगाया जी रो जी वी। अब डेंसिटी वाटर की यूज करनी है, तो 1000 जी 9.8 होता है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 0.01,
ये यहाँ पे पुट कर दें, तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाता है बेटे 98 न्यूटन। फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, 98 न्यूटन। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया। अब जो दूसरा इसका सेकंड मेथड है ना, वो बहुत आसान है। देखें, हमें मैथ्स भी दिया गया और जी भी हमारे पास है, तो सिंपल 10 को आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आपके पास ये जो रिलेशन है ना सेकंड मेथड में, वो आप देखें कि हमारे पास जो जाहिर सी बात है ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, तो उसके लिए जो बाउंड फोर्स होती है ना, वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल होती है। ये मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था, तो वही बस आप फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। देखें, ब्लॉक जो है वो फ्लोट कर रहा है, लिहाजा बाउंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर होती है, और जो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर होता है ये वेट ऑफ द ब्लॉक के इक्वल होता है। अब आप देखें कि यहाँ पे वेट का क्या फार्मूला होगा, mg, तो बाउंड फोर्स इज इक्वल टू mg, m कितना है 10, g कितना है 9.8, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें 98 न्यूटन आ जाता है। तो ये वाला मेथड आप MCQs के लिए तो यूज कर सकते हैं, आंसर आ जाता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर जी आंसर तो हमारा ठीक आ रहा है, तो हम यही वाला फार्मूला लगा लेते हैं। नहीं बेटा, ये आपने ये फार्मूला यूज नहीं करना, क्योंकि बाकी जो चीजें उसने स्टेटमेंट में दी है ना, वो सारी भी तो आपने यूज करनी है ना। जो यहाँ पे आप देखें डेंसिटी उसने ये दी है, ठीक है, तो ये आपने, और वाटर की डेंसिटी भी उसने दी है, तो क्यों दी आखिर यहाँ पे मेंशन किया। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप ये वाला पहला मेथड जो है ना, ये इस तरीके से आप पेपर में सॉल्व करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सेकंड मेथड सिर्फ इसीलिए बताया कि जो बच्चे कहते हैं कि सर जी देखें इससे भी तो आंसर ठीक आ रहा है, जब आंसर ठीक आ रहा है तो हम यही लगा देते हैं, नहीं भी ये नहीं लगाना, ठीक है। अब आ जाए 5.5 वाले न्यूमेरिकल में, वाटर फ्लोज, ये बहुत ही आसान है, थोड़ी स्टेटमेंट लेंथी है लेकिन है आसान। वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप विद अ डायामीटर ऑफ 0.05 मीटर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला टॉपिक, ठीक है। उसी तरह का आप यहाँ पे पाइप बना ले, एक एंड का डायमीटर थोड़ा कम है, एक एंड का डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, तो वो कहते हैं जी उस पाइप का डायमीटर है 0.05 मीटर एट अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, और फ्लूइड वहां से जो फ्लो कर रहा है इस डायमीटर से निकल रहा है वो है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रहा है। इफ द पाइप नैरोज टू अ डायामीटर, जो पाइप का दूसरा एंड थोड़ा नैरो साइज का है, यानी कि वहां पे डायमीटर ये है 0.03 मीटर, थोड़ा कम हो गया ना। कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो उस पाइप के एंड से जब वाटर बाहर निकलेगा तो वो किस वेलोसिटी से निकलेगा, वो आपने V2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें डायमीटर आपको ये दिया गया है D1, उस पे स्पीड भी आपको V1 दी गई है। उसके बाद डायमीटर D2 आपके पास अगर ये हो, तो यहां से जब वो वाटर बाहर निकलेगा पाइप के एंड से, तो उसकी फिर वेलोसिटी क्या होगी, V2 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान स्टेटमेंट है, तो गिवन डाटा पहले मेंशन कर लें, वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला फार्मूला यूज होगा। यहाँ पे इनिशियल डायमीटर D1 दिया गया है, तो डायमीटर अगर है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, तो R1 क्या होगा D1 डिवाइड बाय 2, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा, तो यह आ गया 0.025, ठीक है जी। अब बेटे इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इस पे हमें वेलोसिटी जो दी गई है वो क्या है 2 मीटर पर सेकंड, वो लिख लें V1। फाइनल डायमीटर दूसरे एंड पे जो डायमीटर है वो कितना है 0.03 मीटर, तो यहां से भी R निकाल ले, तो D2 डिवाइडेड बाय 2, D2 हमारा 0.03 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 0.015 आता है, तो ये रेडियस R2 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो दूसरे एंड पे वेलोसिटी होगी V2 वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो बेटे इसके लिए हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, एज वी नो दैट A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 1 है तो 1 लगा दें, साथ में V1 इज इक्वल टू एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ 2 यूज हो रहा है, यहाँ पे 2 लगा दें R के साथ। अब देखें ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और ये R1 का स्क्वायर अपनी जगह पे, V1 अपनी जगह पे, ये R2 का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो V2 निकल आया। हमें ये V2 तो चाहिए, पुटिंग कर दें, R1 की वैल्यू ये आ गई, R2 की ये आ गई, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, V1 हमें 2 दिया गया। इसको जरा कैलकुलेटर पे इकट्ठा सॉल्व कर लें, आपके पास आता है 5.56 मीटर पर सेकेंड। सही है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर पुटिंग करके आपको नहीं दिखा रहा, टाइम वेस्टेज है, ठीक है। आप खुद एक दफा बैठ के ना वीडियो को पॉज करके पुटिंग करके देख लिया करें। अब छोटे बच्चे तो आप है नहीं, मैट्रिक करके आए बैठे हैं, तो आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है, तो सिंपल वैल्यूज आप ये पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.56 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास बेटे क्या आ गई, V2 की वैल्यू आ गई। अब जी 5.6 वाला न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, कैलकुलेशन भी थोड़ी लेंथी है, बर्नौलीज इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं, अगर बुक में दिया गया तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। आपको अगर बर्नौलीज इक्वेशन की जो डायग्राम हमने बनाई थी वो याद है, तो बस फिर उसी को जहन में रखते हुए ना यहाँ पे ये सारी चीजें आपने मेंशन कर लेनी, इस तरह से हमने ये डायग्राम बनाई थी, ठीक है। तो अब देखें वो कहता है कि इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा 1 है।
अब इस एंड पे वो कहते हैं हमने आपको वेलोसिटी बता दी है v1 की वैल्यू एंड द प्रेशर, और प्रेशर भी आपको बता दी है। तो एक पॉइंट 1 पे या एक एंड पे जो वेलोसिटी v1 है उसकी वैल्यू भी आ गई और प्रेशर जो लग रहा है वो भी बता दिया उसने। एट द नोजल, किसी एक पॉइंट पे नोजल सेट कर लेना, या इस पे कर लें या इस पे कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। उसको हम पॉइंट 2 कह देते हैं जहां पे नोजल लगी हुई है। द प्रेशर डिक्रीजेज एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर P2 की उसने वैल्यू बता दी है। एंड द वेलोसिटी इंक्रीजेज, याद रखिएगा अब ये वो वेलोसिटी है जो दूसरे एंड पे इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन यहां से गया तो यहां पे जैसे ही पानी जाएगा तो तेजी से आगे जाएगा, तो यहां पे वो कहता है वेलोसिटी बढ़ गई है। अभी इस एंड की बात कर रहा है, यहां पे जो वेलोसिटी है ना, यहां अभी नोजल से बाहर नहीं निकली, वाटर बाहर नहीं निकला, अभी सिर्फ यहां पे जो एंड पे पहुंचा है ना, उस वाटर की जो वेलोसिटी इंक्रीज हुई है वो हो गई है 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 से क्या होगी 14 मीटर पर सेकेंड होगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर, अब जो वाटर नोजल से बाहर निकलेगा ना उसकी आपने क्या करनी है, वेलोसिटी v2 फाइंड आउट करनी है। एक तरह से ये भी आपको v2 ही दी गई है, लेकिन अभी ये नोजल से निकलने वाले वाटर की स्पीड नहीं है, आपने वो फाइंड आउट करनी है। तो ये एंड पे जो v2 होगा ना उसकी वेलोसिटी है, अभी जिस वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा ना वो आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो गिवन डाटा सबसे पहले मेंशन कर लें, v1 हमें दिया गया है, प्रेशर P1 भी दिया गया है। एट पॉइंट 2 उसने बात की है तो वो आपके पास प्रेशर P2 ये आ गया एटमॉस्फेरिक वाला, और उसके बाद उसने v2 बता दिया। अभी तो दूसरे एंड पे जो वेलोसिटी है ना वो बता दी है। अभी जब नोजल से वाटर बाहर निकलेगा तो उसकी आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, उसको भी हम v2 का ही नाम दे रहे हैं या उसको v2 डैश कह लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, बात समझनी है आपने। बस अज्यूम करें जी पाइप क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो अगर हॉरिजॉन्टल पाइप हो तो H1 H2 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जहां H1 और H2 दिखे आपको वहां पे आप H भी लिख सकते हो या फिर H1 की जगह H2 लिख दीजिएगा। उसके बाद वाटर की डेंसिटी हम जानते हैं, वो आप मेंशन कर लें, 1000 होती है। हमने फाइंड आउट क्या करना है बेटे, हमने फाइंड आउट करनी है v2, नोजल पे जो आपके पास वेलोसिटी v2 है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है। ले जी, बर्नौली इक्वेशन यहां पे यूज करें और यहां से v2 निकाल लें। प्रेशर P1 प्लस रो हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू प्रेशर P2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये आपके पास बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट आ गई। सही है कि दोनों एंड पे जो आपके पास इक्वेशन थी वो क्या थी बेटा, एक दूसरे के इक्वल। अब आ जाए जी यहां से देखें, P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, इधर आपके पास H2 आ रहा है, तो यहाँ H1 H2 के क्या है बराबर, तो इस H2 की जगह क्या लगा दें, H1 लगा दें। अब रो जी H1 इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचा आपके पास सिर्फ ये। ठीक है, अब यहाँ पे P1 अपनी जगह पे, ये P2 प्लस का इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और हाफ रो v1 स्क्वायर अपनी जगह पे, इधर से हाफ रो v2 स्क्वायर भी अपनी जगह पे। अब बेटे आप यहाँ पे पुटिंग करें, P1 ये आ गया, P2 ये दिया हुआ है, हाफ रो हमारे पास वाटर की डेंसिटी क्या है 1000 और v1 हमें दिया गया 3, तो उसका स्क्वायर ले लें, इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर अपनी जगह पे। इसको जरा सॉल्व कर लें, आपके पास इसका तो आंसर आता है सिंपल 98700, करके चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद इस चीज का जो आंसर आता है ना वो आता है 4500 इज इक्वल टू हाफ रो v2 का स्क्वायर। अब यहां से ना ये v2 स्क्वायर अलग कर लें, इसको इधर ही रहने दें, 2 क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करें तो ये आंसर आता है। तो 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और रो मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यहां से v2 स्क्वायर अलग हो गया। अब आप यहां पे देखें, इस डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दें, तो इसको जरा सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे, पुटिंग करें, आपके पास आंसर आता है 206.4। अब हमें यहां से ये स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी स्क्वायर रूट लें, कैलकुलेटर पे मैंने ली है। ठीक है, तो वो आती है 14.36, चेक कर सकते हैं आप। तो ये आपके पास v2 का आंसर आ गया। 5.7 वाला न्यूमेरिकल बेटे बहुत ही आसान है और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं टैंक फिल्ड विद वाटर हैज अ होल एट अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल, यानी कि फ्लक्स ऑफ स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। तो टॉरिस-लीस थ्योरम आपको एप्लीकेशन पढ़ा चुके हैं बर्नौली इक्वेशन की, बहुत ही डिटेल में पढ़ाई थी और सारे एमसीक्यूज भी बनवाए थे। तो जो एमसीक्यूज बनवाए थे वहीं से एक स्टेटमेंट उसने बना के यहाँ पे दे रखी है। तो ये देखें, सपोज करें जी ये आपके पास एक टैंक है, सही है, ये वाला। अब इसको यहाँ तक उसने लेट कर लेना है कि भाई ये वाटर से फिल किया गया, भर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक ये इस तरह से ये पानी से भरा हुआ है। अब वो कहता है इस वाटर की सरफेस से ना 5 मीटर की हाइट तक, तो हम लेट कर लेते हैं यहां से यहां तक ये 5 मीटर की हाइट बनती है। सही है बेटे।
अब वो कहते हैं यहाँ पे ना उसने एक सुराख कर दिया, होल कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे होल होगा तो यहाँ से पानी जो है ना वो बाहर निकलेगा, ये ऐसे प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलेगा। अब जब होल से पानी बाहर निकलेगा तो इस स्पीड को हम बोलते हैं इफ्लक्स ऑफ स्पीड, ठीक है ना। तो उसी को वो कहते हैं, देखें, वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल, होल से बाहर जो पानी निकल रहा है वो किस स्पीड से निकल रहा है, वो स्पीड आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है। बात समझ आ गई जी, स्टेटमेंट समझ आ गई है। तो बेटे बस फिर फार्मूला आप जानते हैं, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh, उसमें पुटिंग करेंगे आंसर आ जाएगा। तो गिवन था पहले मेंशन कर लें, डेप्थ ऑफ होल h में दिया गया 5 मीटर, g की वैल्यू हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और फाइंड हमने क्या करना है v, और v इज इक्वल टू क्या होता है 2gh की स्क्वायर रूट, h की जगह h1 माइनस h2 लिखें, फिर यहाँ पे इसको h1 कह लें, इसको h2 कह लें, वो आपकी मर्जी है। बहरहाल ये है कि आप इसको सिंपल h कहें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 2 पुट किया जी, और g की वैल्यू 9.8 होती है, h हमारे पास क्या है 5। तो अब बेटे आप यहाँ पे देखें, इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड। लास्ट न्यूमेरिकल है बेटे 5.8 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है कैलकुलेट द टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया था और एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे अच्छे बनवाए थे। कहता है टर्मिनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप, एक बारिश का कतरा जो कि क्या है स्फेरिकल शेप का, विद आ रेडियस, उसका रेडियस उसने बता दिया 0.5 मिलीमीटर है, इसको मीटर मीटर नहीं पढ़ना, मिलीमीटर है, फॉलिंग थ्रू एयर, ठीक है। अब ये जो रेन ड्रॉप है स्फेरिकल शेप का जिसका रेडियस उसने बता दिया 0.5 मिलीमीटर है, ये एयर में क्या कर रहा है बेटे, गिर रहा है। अच्छा जी, आपने इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, तो वो आपने फाइंड आउट करनी है। सिंपल टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लगाएं, फार्मूला पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले गिवन मेंशन कर लें, इसका 1 नंबर होता है, रेडियस हमें दिया गया 0.5 मिलीमीटर, मिली को खत्म करें 10⁻³ यहाँ पे लगेगा, तो 0.5 डिवाइड बाय 1000 बन जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा मीटर में, ठीक है। वाटर की डेंसिटी हम जानते हैं, ठीक, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। एयर की डेंसिटी भी आपको याद रखनी है, वो दे ना दे आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ये भी आप रट्टा लगा लें, इसका भी एक बाकायदा टेबल है, ठीक है ना, वो याद कर लें। विस्कोसिटी ड्यू टू द एयर, यानी कि एयर में जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी ऑफ एयर, ये भी आपको याद रखनी है, 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ पास्कल सेकेंड, ये पास्कल सेकेंड यूनिट याद रख लिए, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये आपको याद रखनी है बेटे एयर की विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। अगर आपकी बुक के टेबल में है तो ठीक, नहीं तो इसको गूगल करके याद रख लें, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। जी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 3 कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये आपको याद करनी है। टू फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला पीछे आप पढ़ चुके हैं, 2gr² मल्टीप्लाई डेंसिटी डिवाइडेड बाय 9 ईटा, ईटा का मतलब वही विस्कोसिटी है, क्लियर। अब इसमें पुटिंग करेंगे। अब यहां बच्चे ना गलती करते हैं, वो डेंसिटी की जगह डायरेक्ट वाटर की डेंसिटी पुट कर देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर याद रख ले, ये जो आपके पास डेंसिटी है इसकी जगह आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ एयर। देखिए ना, एयर में वो आ रहा है ना रेन ड्रॉप, तो वो तो बारिश का कतरा जो पानी का है ना, तो फिर इसीलिए वाटर की डेंसिटी में से आप एयर की डेंसिटी माइनस करेंगे, ये जहन में रखिएगा। इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे तो आंसर ठीक आएगा। अब इसके अंदर पुटिंग कर दें, जी 9.8 है, आर की वैल्यू ये दी गई है, वाटर की डेंसिटी 1000, एयर की डेंसिटी 1.2 डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज, और एयर की जो विस्कोसिटी होती है ईटा, वो आपके 1.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ होता है। लें जी, सारे को कैलकुलेटर पे पुट कर दें, डायरेक्ट सारा पुट कर दें कैलकुलेटर पे, जो अच्छे कैलकुलेटर है उस पर आ जाता है आंसर, बिल्कुल ठीक आता है। तो पुटिंग के बाद आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 28.65 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर आ गया। लो जी, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल थे, मुझे उम्मीद है कि आपको बैठे बैठे भी तैयार हो गए होंगे। तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।